अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था उसमें से कोई सवाल आप लोगों का, या फिर अभी तक क्लासेस से लेके कोई भी सवाल है तो सही है, वरना फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोई मुझे बताएगा हमने कल क्या पढ़ा था और कहाँ पे हमने अपनी क्लास जो है ना वो एंड की? जी बिल्कुल, हमने लूप्स पढ़े थे, लेकिन कंडीशन पाइथन का फ्लो कंट्रोल हम समझ रहे थे। इफ एल समझा था बिल्कुल। एल एल सिर्फ भी समझा था। और पाइथन जो है किस तरीके से हमारे आ, किस तरीके से हम क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं इफ एल्स की मदद से, वो हमने देखा था। और हमने प्रॉपर इन डीप जाके कंडीशनल स्टेटमेंट का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम फॉर और व्हाइल लूप्स को सीखेंगे। उसके साथ साथ पाइथन में मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांसफर स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट में हमारे कोड को ज़्यादा बेहतर और एरर फ्री बनाने में मदद देती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के इस सवाल का भी जवाब मैं दे दूं कि टेक्सचर का पोर्टल इंशाल्लाह आज रात 12 बजे तक जो है ना वो लाइव हो जाएगा। सर चल रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, खुल रहा था। जी नीरज, असल में अभी अभी भी चल रहा है, लेकिन बेसिकली असल में हमारा मसला नहीं था। ये पीछे से ना मेज़ान बैंक वाले हैं ना, आप अगर आपका कोई भाई बहन अगर किसी का उसमें अकाउंट हो और वो ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा हो, तो मेज़ान बैंक का असल में 3 दिन से जो है ना वो सर्वर डाउन है। उनका सर्वर डाउन होने की वजह से हमारी जो पेमेंट है ना होस्टिंग की, मतलब एक समझ लें एक डोमेन नेम होता है जैसे techshow.com। इस techshow.com के पीछे कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। उन आईपी एड्रेस के पीछे मतलब बेसिकली मसला था जो भी, वो जो है ना सही हो गया है। रात के 12 बजे तक हमारी जो है ना तमाम चीज़ें अप एंड रनिंग हो जाएंगी। आप टेंशन ना लें, जिनका पोर्टल नहीं चल रहा है, और नीरज आपको जो है ना रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लें उन चीज़ों की। अच्छा, क्लास नंबर 12 है आज हमारी, और लूप्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने, अब लूप क्या होता है? लूप हमारे पास आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, आइटरेटिव फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं, जैसे कि हमने कल इस चीज़ को देखा था कि अगर आपको अपना नाम मैं 40 दफ़ा लिखने को बोल दूं और आप उस नाम को 40 दफ़ा लिखने बैठ जाएं, तो आपके लिए मसला होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ प्रोफेशनल वे में पाइथन की लूप्स को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करें, तो वो ऑटोमेटिकली 40 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम लेके चलते हैं। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है लूप से रिलेटेड, बाकी उसको आप और मज़ीद एक्सप्लोर कर लिएगा। बाकी मैंने कल इसके बारे में आपको प्रॉपरली डीपली डिफाइन कर दिया था कि लूप्स हमारे पास क्या होते हैं। आज हम फोर लूप्स पढ़ने जा रहे हैं। फोर लूप का सिंटैक्स हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि हम इसको बेहतरीन तरीके से लेके चल सकें। फोर लूप को डिफाइन करने का सबसे पहले तरीका क्या है कि हम एक फोर का कीवर्ड लिखेंगे जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड है। उस कीवर्ड के बाद हम एक ऐसा एलिमेंट लिखेंगे जिस एलिमेंट की मदद से हम अपने कंपेयर करदा एलिमेंट में चीज़ों को चेक करेंगे। जी नीरज, पाइथन में डू वाइल और वाइल लूप भी होते हैं, उसको ही आज हम पढ़ रहे हैं। आप ये फोर लूप्स पढ़ेंगे तो उसके बाद हम वाइल लूप्स के बाद उसके ऊपर कंटिन्यू होंगे। अभी इसको देखें। फोर लूप को डिफाइन करने का क्या तरीका है? एक सबसे पहले हम प्री डिफाइंड वर्ड लिखते हैं पाइथन का फोर, उसके बाद एक एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद इन, और उसके बाद जो तीसरा लफ्ज है
वो लफ्ज होता है, वो वेरिएबल होता है जिसको हम कंपेयर करवा रहे होते हैं इस वेरिएबल से। अभी इसको हम नीचे डीप में देखते हैं। आपको सिंटैक्स समझ आ गया कि ये वेरिएबल हमारे पास न्यूली क्रिएटेड होता है। एट अ टाइम, रियल टाइम में हमारे पास ये वेरिएबल क्रिएट हो रहा होता है, जबकि ये वेरिएबल हमारे पास पहले से किसी लिस्ट, किसी टपल, किसी डिक्शनरी की सूरत में मौजूद होता है, जिसके ऊपर हम अपने फोर के लूप को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ये इसकी डायग्राम है। ये समझ लें मैंने फोर की स्टेटमेंट लिखी। अब फोर की स्टेटमेंट जब तक चलेगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब कंडीशन ट्रू होगी, हम दोबारा इफ एल्स पे आते हैं। हमारे ये प्रोग्राम कब तक चल रहा था? जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू थी। अब इसमें जो है ना, हमारे पास कंपैरिजन भी हम कर रहे थे। कंपैरिजन किस तरीके से कर रहे थे? हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल मौजूद था और एक यहाँ पे वेरिएबल मौजूद था। जब ये दोनों चीजें इस मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से ट्रू हमें रिटर्न करती थी तो हमारे आगे स्टेटमेंट चलती थी। इसी तरीके से पाइथन में जब हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स जब ये वेरिएबल जो हमारा न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर कुछ फाइंड करेगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये हमारी स्टेटमेंट्स को चलाएगा। जब तक चलाएगा जब तक आखिरी लिस्ट के डिक्शनरी के एलिमेंट पे ना पहुंच जाए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 1 है, और वो एग्जांपल हमें क्या बता रही है कि भाई आप वर्ड्स में जिसकी डेटा टाइप लिस्ट है उसमें से 1 बाय 1 उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाओ। अब जो कि मैं फोर की लूप से करवा सकता हूँ। मैंने फोर लिखा, मैंने आई लिखा, इन लिखा और वर्ड्स लिखा। अब वर्ड्स तो हमारे पास पहले से मौजूद है। आई मेरे पास न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल है। आई इसमें से उठेगा, वर्ड्स में आएगा। वर्ड्स में आने के बाद एक यहाँ से जो है ना इंडेक्स में से एक वैल्यू को उठाएगा। उस वैल्यू को उठाने के बाद अपने पास ले आएगा। अपने पास लाने के बाद स्टेटमेंट में आएगा, नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। जैसे ही प्रिंट करवा देगा अपने अंदर एक इंक्रीमेंट करवाएगा। अब ये फोर काम किस तरीके से करता है? मैं इसको रन करूंगा और मेरे पास 1 2 3 4 5 जो है ना 1 बाय 1 आ गया। इसने प्रिंट क्या किया? इसका काम करने का तरीकेकार क्या है? इसका काम करने का तरीकेकार जैसे कि मैंने बताया, ये न्यूली क्रिएटेड है। लिस्ट प्रिंट की, बिल्कुल समझिए यहाँ पे इसने ना, इसने लिस्ट इस तरीके से प्रिंट की। इसके पास सबसे पहले 1 था, सही है, ये खाली चीज थी। ये आया, इसके पास 1 इंडेक्स था। अब 1 इंडेक्स इसने किस तरीके से किया? अब मैं अगर मैं 1 बाय 1 वर्ड्स में से, लिस्ट में से कोई चीज को प्रिंट करवाऊं तो इस तरीके से करवाऊंगा। मैं लिखूंगा वर्ड, इंडेक्स 1 दूंगा, एंटर करूंगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैं 0 इंडेक्स दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब पाइथन का फोर लूप क्या करता है? पाइथन का फोर लूप ऑटोमेटिकली जब रन होता है तो वो 0 से रन होता है, सही। या फिर जिस चीज से उसको कंपेयर करवाया जा रहा होता है वो उस चीज इस चीज को चेक कर रहा है। अगर कंपेयर कराया गया वेरिएबल, लिस्ट, डिक्शनरी या फिर टपल इंडेक्स लेवल 1 से शुरू हो रहा है तो वो यहाँ से अपने आप को 1 कंडीशन से शुरू करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स 0, सही। वर्ड 0 पे मुझे 1 मिल रहा है। अब मैं ये तमाम चीजें 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। अब मैं 1 लिखूंगा तो मुझे 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन पाइथन की मदद से पाइथन हर दफा यहाँ पे अपने पास इस स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट करता है अपने अंदर
मीन्स यहाँ पे पीछे प्री डिफाइंड बैकएंड पे i+1 हो जाता है हमारे पास, i+1। सही, अब i+1 हो गया। अब पाइथन दोबारा, क्योंकि इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, अब क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है, पाइथन उठ के दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब i की वैल्यू अपडेट हो गई है, i की वैल्यू अपडेट होने के बाद 2 हो गई है। सही, अब यहाँ से 2 उठ के वर्ड्स में आएगा, और वर्ड्स का वो इंडेक्स लेवल 2 चेक करे, इंडेक्स लेवल 1 चेक करेगा। अभी तो यहाँ पे 0 थी ना, शुरू में तो 0 होगी, 0+1 1 हो गया, इंडेक्स लेवल 1 पे 2 था, उसने 2 प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा इसके बाद हमारे पास बैकएंड पे हमारे पास जो है ना पाइथन की कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, हमारे पास 1 मौजूद था, 1 में एक और 1 प्लस होगा, तो हमारे पास इंडेक्स 2 आ जाएगा। पाइथन फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको एग्जिट करने के बाद, क्योंकि अभी हमारी लूप की कंडीशन जो है ना वो पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो फिर यहाँ पे 2 है। अब ये 2 इंडेक्स पे आएगा, 2 इंडेक्स पे इसको 3 मिलेगा, जैसे ही इसको 3 मिलेगा ये 3 प्रिंट करवा देगा। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक इसको अपने लिस्ट में कोई नल करेक्टर नहीं मिलेगा। नल करेक्टर से मुराद क्या है मेरी, कि अगर आप इसकी लेंथ मुझे बताएं कि इसकी लेंथ क्या है, जल्दी से इसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है, इसकी लेंथ मालूम करने का फार्मूला आप बताएंगे मुझे। किसी भी लिस्ट की, किसी भी टपल की, किसी भी चीज की लेंथ मालूम करने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक फंक्शन बताया था। प्रिंट राउंड ब्रैकेट लेंथ len लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट लगा के उसका नाम दे देंगे, ये जो बिल्कुल नाम ऊपर बिल्कुल दिया था। बिल्कुल। आई देंगे सर, वर्ड देंगे? क्या, अच्छा, वर्ड्स देंगे, ठीक है ठीक है। हम वर्ड्स का चेक कर रहे हैं असल में। अच्छा, अब हमने वर्ड्स का चेक किया कि भाई हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमारा, अगर मैं, सही, अब लेंथ 5 पे मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या मौजूद है। प्रिंट आ जाते हैं, मैं वर्ड्स लिखता हूँ, इंडेक्स नंबर 5 पे चेक करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स 4 तक होगा, 0 1 2 3 4। सही, 5 तो हमारे पास कोई चीज ही मौजूद नहीं है। मैं इसको रन करूंगा, मैं रन करूंगा तो मुझे ये एरर दे रहा है। सही, लेस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब पाइथन का जो ये फॉर लूप है, जब इसको ये एरर मिलता है, बेसिकली इसको ये एरर नहीं मिलता, इसको एक नल करेक्टर मिलता है। नल करेक्टर से मीन्स जब ये अपना 5 इंडेक्स पे पहुंचता है तो इसको वहां से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। पाइथन बोलता है कि भाई मेरे पास 4 इंडेक्स तक वैल्यूएबल मौजूद है, 4 इंडेक्स तक वैल्यू मौजूद है। तो लूप बोलता है सही है भाई, 4 इंडेक्स तक तो मैंने लूप जो है ना अपनी वैल्यू उसको प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद ये खुद ब खुद एग्जिट कर जाता है। अब सुमैया के सवाल को देखता हूँ मैं, कि भाई फॉर आई इन वर्ड्स में हर बार आई कोई भी वेरिएबल होता है या सेंटर में ही आई है। अच्छा, ये इस आई को बोल रही है सुमैया। अच्छा, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम कोई वेरिएबल वर्किंग करते वक्त डिफाइन करते हैं ना कि ए के अंदर मैं 12 रख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो कोई भी नाम का जो है ना वेरिएबल बना सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कोई भी नाम का वेरिएबल रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख दूं भाई सैफुल्ला। सही, और किसके अंदर वर्ड चेक करना है, वर्ड्स के अंदर। अब ये तो मैं अपने पास से नहीं रख सकता, ये मैं वही वेरिएबल रखूंगा जिसकी चीजों को मुझे एक्सेस करना है, जिसकी चीजों के अंदर मुझे लूप लगाना है। अब यहाँ पे मैंने सैफुल्ला लिखा, तो अब मुझे यहाँ पे भी सैफुल्ला लिखना पड़ेगा। तो ये आप देखें मेरे पास 1 2 3 4 प्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा इसकी कंफ्यूजन को जो है ना देखते हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसकी लेंथ हमारे पास 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स है, 4 तक इंडेक्स है, 0 से लेकर 4 तक, और उसकी लेंथ है हमारे पास 5 है।
एक सम का वेरिएबल है जिसको हमने 0 डिफाइन किया हुआ है, और हमें काम क्या करना है, हमें इन तमाम नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है, जो कि फोर के लूप की मदद से होता है। हमने एक प्रोग्राम लिखा फॉर आई इन नंबर्स। अब आई उठ के आएगा, 10 को एक्सेस करेगा, सही। 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10। तो सम के अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी। 10 वैल्यू जैसे ही आएगी हमारे पास, फिर लूप के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब स्टेटमेंट नहीं है से क्या मुराद, कि भाई आइडेंटिटेशन यहाँ पे खत्म हो रही है। ये वाली चीजें जो है ना लूप के बाहर हैं। मैंने कल भी इसके बारे में आपको क्लियर किया था कि भाई इसके बाद जैसे ही आइडेंटिटेशन खत्म होगी, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा और दोबारा अपनी कंडीशन पे आके चेक करेगा कि आया तो उसको और चलना है या फिर वो डिफाइन करदा वैल्यूज तक पहुंच चुका है। क्योंकि अभी ये पूरा नहीं चला है, इसको आखिरी से जो है ना चीज हमें, आखिरी से हमें कोई वेरिएबल इसके पास एग्जिट नहीं हुआ है, तो ये दोबारा चलेगा। ये दोबारा इस तरीके से चलेगा कि अब यहाँ पे 10 आ गया है। हम इसको एक दफा चला लेते हैं, फिर आपकी जो है ना कंफ्यूजन सही हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ सम को इस लूप के अंदर ही, और सम नहीं, आई को, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सम को, ताकि जब भी ये लूप चले हमें पता चल रहा हो। और इस चीज को मैं अभी हटा रहा हूँ। मैंने लूप जो है ना रन कर दिया। इसको और बेहतर करते हैं। str मैंने क्यों लगाया ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई मुझे बताएगा मैंने str क्यों लगाया। अगर मैं str ना लगाऊं तो मेरे पास किस टाइप का एरर आता है। अच्छा भैया मैंने इसको रन कर दिया, और इसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती डालते हैं। प्रिंट हमारे पास सही नहीं आ रहा। चलो भाई, आप समझने की कोशिश करो इस लूप को। सबसे पहले हमारा जो है ना पाइथन का प्रोग्राम रन हुआ, और सबसे पहले ये इनिशियल था, इनिशियल वेरिएबल इसके पास आएगा, नंबर्स में गया ये वेरिएबल है, इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करानी है हमने। अब क्योंकि वेरिएबल इनिशियलाइज कराना है तो वो नंबर्स में आएगा, नंबर्स में आएगा सबसे पहले वो 0 इंडेक्स पर उसको 10 मिलेगा, उसके अंदर 10 असाइन हो जाएगा। जैसे ही उसके अंदर 10 असाइन होगा वो नीचे आएगा, जो कि उसने हमें यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा दिया है। सम की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले 0 है, तो 0 प्लस आई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 प्लस आई 10 हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दिखा भी रहा है यहाँ पे कि भाई सम की वैल्यू अब 10 हो चुकी है। ये मैंने दोनों स्टेटमेंट प्रिंट की समझाने के लिए लगाई हुई है, सही। इसके बाद इसको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। अब क्योंकि इसके बाद स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, दोबारा ये फॉर आई इन नंबर्स पे आएगा। फॉर आई इन नंबर्स पे आने के बाद ये दोबारा देखेगा कि भाई अब आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम 10 थी, सही। अब दोबारा आई की वैल्यू जो है ना वो समझ लें रिमूव हो जाएगी, दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएगा आई ना। अब आई के अंदर 10 नहीं होगा। जब ये आप समझें, अभी आई के अंदर जो है ना समझ लें 10 है, चलें 10 है। 10 वैल्यू उठ के नंबर्स में आएगी। नंबर्स में आने के बाद वो देखेगा कि यार 0 पे तो मैं चल चुका हूँ, अब मैं 1 पे चलूंगा।
तो 1 की 20 वैल्यू जो है ना आई को असाइन हो जाएगी। तो आई में से 10 वैल्यू हट जाएगी और 20 असाइन हो जाएगी। 20 जैसे ही असाइन आएगी वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद सम में हमारे पास 10 वैल्यू थी, 10 प्लस 20 30 होता है। उसने यहाँ पे 30 प्रिंट करवा दिया सम में। यहाँ पे आई की वैल्यू 20 प्रिंट करा रहा है। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और आखिरी में हमें सम 150 प्रिंट करवा देगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल है कि हमने ये str क्यों लगाया। अच्छा, str हमने इसलिए लगाया कि अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारे पास ये एरर आएगा कि भाई आप स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते। कॉन्केटिनेट नहीं करा सकते, ये हमने पढ़ा है कि कॉन्केटिनेशन क्या होती है। हम इसको सबसे पहले चलाते हैं और एरर को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, कैन ओनली कॉन्कुनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इससे मुराद ये है कि जब भी आप प्रिंट करवा रहे होंगे ना अपनी स्टेटमेंट को, तो दोनों चीजें स्ट्रिंग हो या फिर दोनों चीजें इंटीजर वेरिएबल की हो। मींस डेटा टाइप जो है ना दोनों चीजों की सेम होनी चाहिए। अब इसकी डेटा टाइप जो है ना स्ट्रिंग है और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर जो है ना वो इम्पॉसिबल है प्लस करवाना। अब क्योंकि इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल नहीं है वो चीज, तो हम str का सिंबल लगाएंगे। str का सिंबल हमारे पास स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इससे मुराद ये है कि ये इंटीजर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी। पाइथन ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ही हमारी इस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन की मदद से हमारी ये वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी। स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ वो वैल्यू जो है अपना कॉन्केटिनेट होके प्रिंट हो जाएगी। कॉन्केटिनेट से क्या मुराद है? कॉन्केटिनेट से ये मुराद है कि दो चीजों को मिलाना, दो चीजों को मिला के कोई आउटपुट को हासिल करना। इससे रिलेटेड और कोई सवाल अगर हो तो आप कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन आपकी जो है ना वो हल नहीं हुई है। अच्छा, अब हम अपनी जो है ना उस कोड को यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो कि हमने यहाँ से हटाया था। प्रोग्राम हम क्या लिख रहे हैं कि भाई एवरेज, एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि लिस्ट के नंबर्स की एवरेज जो है ना हमें दिखाए। सही। तो अभी तक हमने जो यहाँ तक प्रोग्राम चलाया है उसकी मदद से हमने अपनी लिस्ट के तमाम सम को हासिल कर लिया है। अब सम जैसे ही यहाँ पे हमने हासिल कर लिए तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी दफा जब यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद सम के पास वैल्यू होगी 150। सही। जीरो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जीरो तो ऊपर था, प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हुआ है, तो सम के पास होगा 160। एवरेज निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है। हम नंबर्स जो कि हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ निकालेंगे और उसकी लेंथ को अपने सम करदा वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे। जैसे ही डिवाइड करवाएंगे हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इसको दोबारा रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया हमारा एवरेज 30 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट का एवरेज निकाल सकते हैं। अभी तक तमाम चीजें समझ आई? अभी तो हम यहाँ पे लिस्ट दे रहे थे, अब हम लिस्ट की जगह जो है ना रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। रेंज का फंक्शन क्या होता है भाई? अच्छा, एक सेकेंड नीचे करते हैं इसको थोड़ा सा। फंक्शन रेंज का फंक्शन हमारे पास एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर दी गई वैल्यूज जहां तक हम उसको असाइन करेंगे वहां तक चलेगा।
अच्छा, नीरज ने मुझे भेजा है कि सर अगर ये नंबर उस रेंज में आ रहा हो तो लूप रन होगा। नहीं, अब देखें यहाँ पे समझने की कोशिश करें। 4i इन रेंज 5, 4i इन रेंज 5। अब रेंज 5 आ गई। रेंज 5 से मुराद ये है कि इसके पास एक ऐसे लिस्ट आ गई जो हमारे पास 0 से लेके 4 तक इनिशियलाइज हो गई। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसकी एलिमेंट्स कितने हैं, इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 5, सही, और ये 10 से 50 तक है। अब ये 10 से 50 तक है, लेकिन अगर मैं ये चीज लिखूं, रेंज 5, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न करता है? ये फंक्शन हमारे पास एक ऐसी लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि 0 से शुरू हो रही होगी और 4 तक चल रही होगी। आप समझ रहे हैं? रेंज का फंक्शन हमारे पास एक ऐसे लिस्ट को रिटर्न करता है जो 0 से चलती है 5 तक। 5 यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे 5 बेसिकली हमारे पास लेंथ है एरे की ना, लिस्ट की। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका इंडेक्स नंबर तक तो 4 है, लेकिन हमारे पास लेंथ क्या है? 5। यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूं तो 0 से लेके 6 तक ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। अपने से हर दफा एक कम होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो जल्दी से मुझे बताएं कहाँ तक चलेगा? एक कम, 9 तक। अब यहाँ पे हमने रेंज 5 दे दी। रेंज 5 दे दी, इससे मुराद ये है कि हमारे पास नंबर्स 0 से लेके 4 तक एक लिस्ट में पीछे सेव हो गए। अब क्योंकि वो सेव हो गए, और फॉर लूप का मकसद क्या है? कि किसी भी स्टेटमेंट पे बार बार आइटरेटिव लूप चलाना। अब इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी वो 5 मरतबा चलेगी। अब ये देखें, स्टार्ट फर्स्ट आइटरेशन, सबसे पहले आई उठेगा। आई उठा और हमारे पास लिस्ट में गया। लिस्ट में जैसे ही गया उसको इंडेक्स 0 पे 0 मिला, सही, वो 0 पे चले गया। फिर दोबारा उठा, लिस्ट में गया, उसको दोबारा 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। 4 पे आके ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा। एंड किस तरीके से हो जाएगा? 0 1 2 3 4। 4 के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, उसको नल वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे ही नल वैल्यू, कोई नन वैल्यू रिटर्न होगी तो वो एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने के बाद आपको आपका आउटपुट दिखा देगा। रेंज का फंक्शन यहाँ से भी आप समझें। मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें वैल्यूज हमारे पास 0 से 9 तक आए। मैंने इसको रन किया, ये देखिए एक लिस्ट बन गई 0 रेंज की जिसकी लेंथ 0 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो इस बात को याद रखें, इस बात को नोट कर लें अपने पास कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पैरामीटर में पास करेंगे इस फंक्शन के, रेंज एक फंक्शन है और वो हमारे से एक पैरामीटर ले रहा है। वो पैरामीटर जो है वो लेंथ रिसीव करता है हर वक्त। अब यहाँ पे हम 10 रिटर्न कर रहे हैं, तो जो इस फंक्शन की मदद से हमारे पास फंक्शन रिटर्न होगा उसकी लेंथ 10 होगी। अगर यहाँ से 0 से 9 तक आप चेक करें तो हम इसको देख सकते हैं कि इसकी लेंथ 10 है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर कहाँ तक चलेगा? 9 तक। 9 तक इसलिए चलेगा क्योंकि लिस्ट हमारे पास 0 से शुरू होती है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई 0 से हमारा जो है ना लिस्ट स्टार्ट ना हो, लिस्ट हमारी स्टार्ट 1 से हो, क्योंकि 0 तो हमारे काम का नहीं है।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले एक पैरामीटर उसको 1 पास करेंगे। बेसिकली हम बता रहे हैं इसको कि 1 से स्टार्ट करो और 10 तक चलो। अब क्योंकि इसका रूल है ये 10 तक नहीं चलेगा, अपने से एक कम चलता है, तो ये 9 तक चला, 1 से लेके 9 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लेके 10 तक की लिस्ट बनाए, तो फिर मुझे यहाँ पे 11 पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 11 पास करूंगा, मेरे पास 1 से लेके 10 तक वैल्यूज नुमाया हो गई। अभी ये लिस्ट मेरे पास इस फॉर्म में आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि हर लफ्ज इसमें से निकल निकल के बाहर आए। मैं इस पे जैसे ही अपना लूप चलाऊंगा तो मेरे पास वैल्यूज जो है ना बाहर आ रही होंगी। अब आपके पास कोई भी इस तरीके का सवाल आ जाए कि यार आप एक ऐसे लिस्ट बनाएं जिसमें सिर्फ इवन नंबर जो है ना प्रिंट हो, जिसमें ऑड नंबर प्रिंट हो, तो आप फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आपको लिस्ट बनाना बेहतरीन तरीके से आ गई है। अब इवन नंबर्स किस तरीके से प्रिंट करवाए जाएं, उसके लिए आपको इन स्टेप्स को समझना होगा। सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको ये समझाया कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट करना है भाई। 1 से कहाँ तक स्टार्ट करना है, 11 तक। अब क्योंकि ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, वो 10 तक चलेगा। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि इवन नंबर्स प्रिंट हों सारे, तो इवन नंबर्स 2 से शुरू होते हैं। हमने बोला कि भाई 2 से स्टार्ट करो। 2 से कहाँ तक स्टार्ट करो, 12 तक स्टार्ट करो। अब वो 12 तक नहीं चलेगा, वो कहाँ तक चलेगा, 11 तक चलेगा। और इवन नंबर्स में हमारे पास कितने का जो है ना डिफरेंस आ रहा होता है, 2 का डिफरेंस आ रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब 11 हमारे पास क्यों प्रिंट नहीं हुआ, या आप मेरे से सवाल करें। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टेप 2 दिया हुआ था। हमने जब लिस्ट पढ़ी थी तो लिस्ट में हमने इन तीनों पैरामीटर्स को समझाया था। तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे पास इस रेंज के फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम ब्रेक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिसको हम सीख चुके हैं। अब इसको जल्दी जल्दी चलाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं एक दो को। उसके बाद बाकी आप खुद जो है ना आप ना चलाइएगा जब आप वर्किंग कर रहे हो। एग्जाम्पल 1 है, कोई माइक ऑन करके मुझे समझ आ सकता है ये बात कि मेरे पास क्या प्रिंट होगा और कहाँ तक। ये अब जो एग्जांपल्स हैं मैं उनका सवाल आपसे करूंगा तमाम। सबसे पहले तो ये बताएं इसकी डेटा टाइप क्या है। सही, टपल है। टपल की खसूसियत क्या होती है हमारे पास कि वो चेंज नहीं हो सकती। एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है 1 से लेके 55 तक, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी है 3 6 9, जिसकी लेंथ 6 है और इंडेक्स इसका 0 से शुरू हो रहा है तो 8 तक जाएगा। हमारे पास एक फोर लूप है। फोर लूप के अंदर हमारे पास एक इफ की कंडीशन लगी हुई है एल्स के साथ। ये एल्स की कंडीशन इफ के साथ है, फोर लूप के साथ नहीं है। इससे मीन्स ये है कि ये एल्स की कंडीशन उस सूरत में चलेगी जब हमारे पास ये कंडीशन मीट नहीं होगी। हम एक और सेल बनाते हैं और बिना इस प्रोग्राम को रन किए अपना आउटपुट लिखते हैं। आई आया, सबसे पहले उठा, लिस्ट में गया, 1 मिला इसको। 1 जैसे ही मिला वो नीचे आया, अपने नीचे आया, अपनी स्टेटमेंट को चेक किया, आई इज ग्रेटर देन 15। क्या आई ग्रेटर देन 15 है, नहीं, आई ग्रेटर देन 15 नहीं है। यहाँ से हमें फॉल्स रिटर्न हुआ। फॉल्स जैसे रिटर्न होगा तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी। एल्स की कंडीशन में क्या है, आई प्रिंट करवा दो तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा
लूप चलेगा, 1 पे चल चुका है, 4 पे चलेगा, 4 ग्रेटर देन 15 नहीं, तो 4 भी प्रिंट कर देगा। 7 ग्रेटर देन 15 नहीं, 7 भी प्रिंट कर देगा। 8 ग्रेटर देन 15 नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, 8 भी प्रिंट कर देगा। 15 ग्रेटर देन 15, अब यहाँ पे बताएं आप मुझे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा? सर फोर्स होगा, क्योंकि False। अगर हम ये लगाते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 फिर सारा मतलब ट्रू आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे इज इक्वल्स का साइन इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, बल्कि ट्रू रिटर्न होगा। जैसे ही हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, अच्छा ट्रू ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये तो दोनों चीजें बराबर आ गई। बोले क्योंकि हमने इनको कहा है कि अगर आई 15 से बड़ा हो तो ब्रेक करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर आई 15 से बड़ा हो, छोटा छोटा हो या बराबर हो तो ब्रेक करें, क्योंकि बराबर है तो ब्रेक कर देगा। सही सही सही, तो ये ब्रेक की कंडीशन पे आएगा, ब्रेक की कंडीशन पे जैसे ही आएगा तो हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। सही, मैंने एंटर किया तो इसने 1 से लेके 15 तक इसको चला दिया। समझे? अगर मैं इसको इज इक्वल्स कर दूं तो हमारे पास 15 नहीं चलेगा। 15 क्यों नहीं चलेगा? हमारे पास यहाँ पे उठ के आया 15, 15 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न हो गया। जैसे ट्रू रिटर्न हुआ तो वो यहाँ पे आ गया और उसने ब्रेक कर दिया, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को प्रिंट करवा सके। अब हम इज इक्वल्स का साइन नहीं लगा रहे, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे 15 आया, 15 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशंस फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे फॉल्स हुई वो एल्स पे आया और उसने अपने आप को प्रिंट करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। इसका भी अगर मैं आपसे आंसर मांगूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप में से 2 बंदे ही सही देंगे। इसका आंसर दे दें, उसके बाद फिर वाइल लूप्स पे हम कंटिन्यू करते हैं। ये नेस्टेड फॉर लूप है, क्योंकि फोर के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इफ के अंदर इफ लूप इस्तेमाल होता है, इफ कंडीशन इस्तेमाल होती है, तो हम उसको नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं। इसी तरीके से जब कोई भी लूप अपने अंदर दोबारा यूज हो रहा हो किसी भी कंडीशन से, तो उसको हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। इसको मैं रन करता हूं तो हमारे पास हर वैल्यू इस कंडीशन के तहत प्रिंट हो गई। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा। ये वाला लूप चलेगा सबसे पहले तो 0 से 5 तक, फिर इस लूप पे हमारे पास जो है ना प्रोग्राम आ जाएगा। ये प्रोग्राम जब तक चलेगा जब तक ये वाला लूप कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसके साथ ही जब तक ये लूप चल रहा होगा, जैसे ये लूप एग्जिट होगा ये दोबारा इधर आ जाएगा। सही, अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो जाएगी, फिर ये दोबारा लूप चलेगा 0 पे। यहाँ पे जैसे कंडीशन ब्रेक होगी तो ब्रेक हो जाएगा, वरना दोबारा चलेगा। अब यहाँ पे जब कंडीशन ब्रेक होगी ना, तो अब ये मुझे बताएं कि ये वाला भी प्रोग्राम चलना बंद कर देगा या फिर ये वाला? तो यहाँ पे अगर कंडीशन ब्रेक हो रही है तो इनर वाला ब्रेक होगा सिर्फ, आउटर वाला दोबारा चलेगा। आप समझ रहे हैं कि ये ब्रेक की कंडीशन सिर्फ एक फॉर लूप के लिए है। हम इसके ऊपर अगर 4 फॉर लूप इस्तेमाल करें तो ये ब्रेक की कंडीशन उन 4 लूप्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक की कंडीशन सिर्फ एक लूप के लिए हो सकती है।
ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे तमाम हमने डिफाइन की हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बाकी और चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम कंटिन्यू समझ रहे हैं। ब्रेक से तो ये होता है कि भाई प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद फोर का लूप नहीं चलता है। कंटिन्यू से क्या होता है कि कंटिन्यू सिर्फ उसी कंडीशन को जो है ना प्रिंट नहीं करवाता। मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो, लेकिन इसमें से पिंक नाम प्रिंट ना हो। अब पिंक नाम मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो है ना इस्तेमाल करूंगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक की तरह ही काम करती है। इसमें बस ये होता है कि ये लूप को एग्जिट नहीं करता, लूप को ये दोबारा चलने को कहता है। ये समझ लें यहाँ पे वाइल की जगह जो है ना फोर लगा हुआ है। वाइल की जगह यहाँ पे हमारे पास फोर की कंडीशन लगी हुई है। अभी हमने वाइल नहीं पढ़ा तो आप इसको एज्यूम करें यहाँ पे फोर लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई हम फोर का लूप हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारी स्टेटमेंट्स हैं कुछ प्रिंट वगैरह की, कोई भी जो है ना इफ एल्स की, वो स्टेटमेंट चलेंगी। जैसे ही हमारे पास ब्रेक की कंडीशन आएगी तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा उस लूप से बाहर। ये वाइल का लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही, यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन बीच में कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी तो प्रोग्राम अपनी लूप की कंडीशन से बाहर आके अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा। अगर तो मौजूद होगी, अगर नहीं मौजूद होगी तो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यू से क्या होगा कि कंटिन्यू लूप से एग्जिट नहीं होगा, कंटिन्यू सिर्फ उस कंडीशन को स्किप कर देगा जहां तक वो चला होगा। अगर ये बात आपको समझ आई है तो यस लिखें चार्ट में। आप ये देखें, जब मैं ब्रेक को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बाकी की सारी स्टेटमेंट को नहीं चला रहा और लूप से बाहर आ रहा है। लेकिन जब मैं कंटिन्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो लूप से बाहर नहीं आ रहा, वो बाकी की स्टेटमेंट को स्किप तो कर रहा है, लेकिन स्किप करने की बजाय वो फिर दोबारा आ रहा है। यहाँ पास डबल इज इक्वल्स टू है और ये आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, सही। हमारे पास लिस्ट के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, हमारा फोर का लूप लगा हुआ है, लूप सबसे पहले उठ के 1 पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है प्रिंट आई की, प्रिंट एन की। तो हमारे पास सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, हमारी कंडीशन एन पे आएगी और ये कंडीशन चेक करेगा कि एन इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 मौजूद है, सही। तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 प्रिंट हुआ होगा, सही। अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, देखें प्रोग्राम आया, 1 प्रिंट किया, दोबारा प्रोग्राम जब चला तो वो ब्रेक की कंडीशन से पहले उसने इफ की कंडीशन को चेक किया। जब उसने इफ की कंडीशन को चेक किया तो वहां पे 2 की कंडीशन मीट कर गई और वो अपने आप से एग्जिट कर गया। लेकिन जब वो कंटिन्यू की स्टेटमेंट में आया, उसने सबसे पहले 1 प्रिंट करवाया, 1 प्रिंट करवाने के बाद वो दोबारा आया, उसने देखा कि भाई यहाँ एन में 2 आया हुआ है, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन सही हो गई, उसने कंटिन्यू की कमांड चलाई। जैसे ही कंटिन्यू की कमांड चलाई उसने तमाम चीजें स्किप कर दी, मतलब अब यहाँ पे वो 2 जो है ना प्रिंट नहीं करवाएगा। अब वो दोबारा ऊपर चले गया लिस्ट में वो देखेगा कि भाई तीसरा वेरिएबल क्या है। तीसरा वेरिएबल हमारे पास जो है ना लिस्ट के अंदर 3 है, तीसरा वेरिएबल लिस्ट के अंदर 3 है। अब क्योंकि 3 वेरिएबल है तो वो दोबारा यहाँ पे आएगा और देखेगा कि क्या 3 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 2 नहीं है, तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं चलेगी और 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हम किसी भी वेरिएबल को अपने लूप के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर स्किप करवाना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही तरीके से आपको एग्जांपल दे पाया हूँगा। हम इसकी बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि और ये जो है ना सही हमें समझ आए। यहाँ पे थे, अब जैसे मैंने आपको समझाया कंटिन्यू पे आएगा और पिंक को प्रिंट नहीं करेगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू की प्रिंट हो रहा है।
ग्रीन प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? ग्रीन इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि प्रिंट आई हमने लूप से बाहर डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम के पास जो है ना ग्रीन आएगा और ग्रीन के ऊपर ये कंडीशन मीट नहीं होगी, दोबारा प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद पिंक आएगा, पिंक पे वो स्किप कर देगा, तो जो हमारा आई है उसके अंदर पिंक असाइन नहीं होगी। तीसरी दफा हमारा प्रोग्राम चलेगा, आई जब लिस्ट के अंदर जाएगा तो इसके अंदर ब्लू वैल्यू आ जाएगी, ब्लू वैल्यू जैसे आएगी तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही एग्जिट करेगा तो हमारे पास लास्ट टाइम जो आई के अंदर वेरिएबल मौजूद होगा वो प्रिंट कर देगा। अगर मैं इस प्रिंट को इस लूप के अंदर कर दूं तो मेरे पास ग्रीन और ब्लू प्रिंट हो रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कंटिन्यू का फंक्शन हमें हमारी लेटेस्ट वैल्यू जो उससे ऊपर मौजूद होगी उसको स्किप कर देगा। ये एग्जांपल्स तमाम आसान है, ये हम ऊपर जो है ना समझ के आ चुके हैं। पास की एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। पास से क्या होता है? पास से हमारे पास ये होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हो ना, मिसाल के तौर पर हमने फॉर लूप बना लिया और हमें पता नहीं है कि हमें इसके अंदर क्या काम करना है, तो हम पास का इस्तेमाल करते हैं। पास का काम हमें क्या करता है, मतलब वो कोई हमें एरर रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ से पास हटा दूं और मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना ये फॉर लूप लिखा और उसको मैं रन करूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये मुझे बोल रहा है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ जो है ना डिफाइन करो, इंडेंटेड ब्लॉक का एरर दे रहा है। ये समझ रहा है कि मैंने जो कंडीशन है ना वो इस तरीके से लिख दी, इस तरीके से मैंने कंडीशन लिख दी, तो मुझे एरर दे रहा है कि इंडेंटेड ब्लॉक, कि भाई आपने कंडीशन गलत लिखी है, आप इस तरीके से लिखो। सही। अब मेरे पास टेक्स्ट और प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने अपना एक ऐसा लूप बनाया और लूप बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे वो कुछ ना कुछ प्रिंट करवाए। तो मतलब ये मैंने काम किया और काम करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना है, तो मैं सिंपली पास का इस्तेमाल करूंगा और अपना प्रोग्राम रन कर दूंगा। प्रोग्राम रन कर दूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको हटाऊं, आप देखो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। आपने एक प्रोग्राम बना दिया, उसको आपको कैलकुलेशन का अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी आगे कोडिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यार मैंने ऊपर एडिशन का लूप बना लिया, डिवीजन का लूप बना लिया, सब्ट्रैक्शन का लूप बना लिया, मुझे मल्टीप्लिकेशन का फॉर लूप नहीं बनाना आ रहा। तो आपने जो वर्किंग की होगी, आप उस वर्किंग में सिर्फ पास का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रिवर्स से क्या होगा? रिवर्स से हमारे पीछे से हमारे पास लूप को जो है ना वो प्रिंट करवा रहा होगा बेसिकली 40, 30, 20, 21, 20, 10। अगर हम रिवर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। रेंज हमारे पास शुरू से इस्तेमाल होता है। अच्छा, रेंज तो हमारे पास लिस्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर हम रिवर्स ना लगाएं तो बेसिकली सिर्फ लिस्ट का नाम देंगे, लिस्ट का नाम देने के बाद हमारे पास लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगर मैं लिस्ट का नाम नहीं दूं और रिवर्स ऑर्डर में करवाना चाहूं तो मैं उसका कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा। रेंज का फंक्शन भाई हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे दो अलग से पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है। उन पैरामीटर्स का मतलब क्या है? उन पैरामीटर्स का मतलब ये है कि हमारे नंबर में स्टेप देना। अब क्योंकि सिर्फ हमारे पास 5 है तो हमारे इसका काम इस तरीके से आएगा। -1 हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम -1 अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो हमारा स्टेप रिवर्स ऑर्डर में शुरू होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 1 होता है, सही। और अगर इसी चीज को हम नेगेटिव फॉर्म में करवाना चाहें तो हम -1 इंडेक्स से शुरू करते हैं, -1, -2, -3, -4।
ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी बात ये है कि आप ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 5 दिया हुआ है आपने वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे आपने 5 डाला और ये तो लिस्ट बन गई। तो रेंज में जैसे मैंने बताया आपको कि रेंज के अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो उसकी एक प्री डिफाइंड रेंज बना देगा, एक प्री डिफाइंड लिस्ट बना देगा, जिसको आप इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिवर्स का ऑप्शन लगाया हुआ है, एंड फंक्शन डायरेक्टली, ये भी हम सीख चुके हैं। इनेमोरेट, इनेमोरेट से मुराद ये चीजों को इनेमोरेटेड कर देगा। देखें यहाँ पे अगर मैं स्लैश का साइन दे दूं तो मेरे पास स्लैश का साइन प्रिंट होता आएगा। आज की क्लास जो है ना यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से हम दोबारा एग्जाम्पल 2 से दोबारा शुरू करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप से। आपका कोई भी सवाल हो अभी तक तो आप वो सवाल मेरे से कर सकते हैं। अच्छा भाई, क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ सिखाऊं, दिखा देता हूँ कि चीज़ों को सिर्फ आपने जो है ना कॉन्सेप्ट लेने, उनको अच्छे तरीके से समझना है। और हमारे पास दुनिया जो है वो अब इतनी एडवांस हो रही है कि सिर्फ अब आप लिखेंगे और आपकी प्रोग्रामिंग हो रही होगी। देखिए मेरे पास मैंने एक फाइल बना लिया पाइथन की, सही आपको नज़र आ रही होगी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई नंबर्स, एंटर किया, टैप करूंगा, ये देखिए मैं लिख नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली जो है ना पाइथन लिख रहा है। अब इसने डायरेक्ट मेरे पास एक फंक्शन लिख दिया। फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसने हमें एक प्रोग्राम दे दिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बात लिखी है कि भाई एक फंक्शन लिखो जो दो हमारे पास नंबर की एडिशन रिटर्न करे। फंक्शन हम जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात के बारे में पता चलेगा, लेकिन आप ये समझें कि मेरे पास कोड लिखा हुआ आ गया है। सही। अब मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं कि भाई कोई भी आप मेरे से कर दें, राइट अ डिवीजन फंक्शन। सही। अब आपको जो ग्रीन कलर का चीज नजर आ रही है ना, वो मैं नहीं लिख रहा। अब देखें खुद पे खुद मुझे हिंट दे रहा है। मैं टैब दबाऊंगा, मेरे पास कोड लिखा हुआ आ जाएगा। मैं दोबारा टैब दबाऊंगा, मेरे पास पूरा जो है ना कोड लिखा हुआ आ गया। और कोड इस टाइप का होगा, इतना बेहतर कोड होगा कि उसमें किसी एरर की जो है ना गुंजाइश नहीं होगी। मतलब वो आपको हर तरीके से बता रहा होगा कि भाई जब आप डिवीजन का कोड लिखेंगे तो आपको एक ऐसी कंडीशन भी लगानी होगी कि अगर यूजर 0 इंटर कर दे, कोई वैल्यू 0 से डिवाइड कर रहा हो, तो आपके यूजर को पता हो कि यार आप 0 इंटर कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम जो है ना सही नहीं चल रहा, आप वैल्यू को दोबारा एंटर करो। और अगर प्रोग्राम सही रन कर रहा है तो वो आपको प्रिंट करवा दे। तो इस चीज को दिखाने का आपको बेसिकली मकसद ये है कि आप अगर सिर्फ चीजों को समझ भी लेंगे ना कि चीजें काम किस तरीके से कर रही हैं, तब भी आप इस दुनिया में, इस जो हमारे पास न्यू रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर अपना हिस्सा जो है ना डाल सकते हैं, उसमें आप चल सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये GPT-3 के नाम से है, जिसका मुझे एक्सेस मिला हुआ है गिटहब को पायलट की। आप सब इसमें जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें इधर साइन अप करके। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ गिटहब का अकाउंट बना लिया होगा, जो मैंने आपको गिटहब की वीडियो पढ़ाई थी। तो उस गिटहब की वीडियो पढ़ने के बाद आप गिटहब का अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मेरी दी गई लिंक पे आएंगे। लिंक पे आने के बाद आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद फिर आपको 1-2 महीने में वो आपको देखते हुए कि अगर आप एक्टिव यूजर हैं या फिर आप कोई वर्किंग कर रहे होंगे तो आपको एक्सेस दे देंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि भाई आप वो चीज़ अपनी डाउनलोड करके अपने VS कोड में इम्प्लीमेंटेड कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर सिर्फ आप लिखेंगे अपनी चीज, जो भी आप चीज बनाना चाह रहे होंगे, जो भी आप फंक्शन बनाना चाह रहे होंगे,
सिर्फ आप लिखेंगे और डायरेक्टली उसका कोड ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस कोड में गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन माइट भी पॉसिबल है क्योंकि ये मशीन है, गलती कर सकती है। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, कंटिन्यू से क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके लिए आपकी थोड़ी सी इंग्लिश सही होनी चाहिए बिल्कुल। फिर